नहीं होगा, मैं आपको पहले बता दूं। मेरी तरफ से खौफ होगा, कब होगा? होली पे होगा। होली में होली सेशन रखेंगे, एक दूसरे को रंग लगाएंगे सब, ठीक है? उस दिन ऑफ रखेंगे, बाकी क्लास रेगुलर रहेगी। चलिए, तो आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि भैया ये हो गया आपका सन, ये सूरज हो गया, ये आ गया आपका सन, ठीक है? दिख रहा है सभी को? हाँ जी सर, ये सन हो गया। और मान लीजिए कि ये एक हमारी अर्थ हो गई, यहां भी हमारी जो है अर्थ हो गई, यहां भी हमारी अर्थ हो गई। जरा कृपया करके यहाँ पे ध्यान दे, बातें बंद हो जाए सभी की, वरना ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा आज मामला। चलिए, अब क्या है, ये तो सर आपने सही बना दिया, ये चार हमारी अर्थ हो गई। अरे यार, क्या हो जाता है, एक सेकंड। एक अर्थ ये हो गई, 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 ठीक है? हाँ, अब जो है इतनी बातें हमने जान ली, थोड़ा सा मैं इसको और आसान कर दूं। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, बातें रोक लो बिल्कुल ना, ऐसे ऐसे ऐसे। अब क्या कोई ऐसा भी महान व्यक्ति है इस क्लास में जिसको ये ना पता हो कि ये सफेद जो मैं डंडे बना रहा हूं ये क्या है? इनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं, याद होगा, ठीक है? चलिए, हाँ, अब हम बढ़ते हैं। कुछ यहां तक हमने स्ट्रक्चर बनाया था, बिल्कुल। अब यहां तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर बताया था और मैंने आपको कई सारे पॉइंट्स बताए थे। और आज हम लोग जानेंगे क्लास के अंदर ये विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है, ये समर सॉलिस्टिस क्या होता है, और ये इक्विनॉक्स क्या होता है, ठीक है? ये चारों टर्म्स बनाने के बाद हम लोग जरा और अच्छे से आगे ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं पहले बता दूं, ठीक है, 2 दिन मतलब सैटरडे संडे मेरा ऑफ था, बैच में रखा, थोड़ा अपनी बॉडी को भी रेस्ट दे रहा हूं आजकल, ठीक है? कल मैं बिजी था, दैट्स व्हाई क्लास नहीं ले पाया। अब कोई छुट्टी मेरी साइड से नहीं होगी आपकी, वीकेंड में ऑफ रहेगा, वो एक अलग चीज है, बाकी रेगुलर क्लास रहेगी। बिना कमेंट्स करे यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा, ठीक है? फालतू क्लास में अननेसेसरी कमेंट कोई नहीं करेगा, ध्यान दें। चलिए, अब ये चीज हमारी पता हो गई। अब आप सभी को याद होगा मैंने यहाँ पे लिखा था जून, हाँ जी सर, सितंबर, हाँ जी सर, दिसंबर, हाँ जी सर, और यहाँ पे लिखा था हम लोगों ने जो है मार्च। याद आ रहा है सभी को? ठीक है। और आप सभी को बताया था कि मैंने इस बात को आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपने डेट लिख दी 21 जून, ठीक है जी। यहाँ पे आपने जो है लिख दिया मान लीजिए 22 सितंबर, यहाँ पे आपने दिया 22 दिसंबर, और यहाँ पे आपने दिया जो है 21 मार्च। क्या तारीख दिख रही है सभी को? अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ जून के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज की किरणें, अगर मैं बोलूं कि जून के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मतलब इतना वाला पार्ट, यहां देख लो, आधो को पता नहीं होगा ये वाला पार्ट, ये, इसी को तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, इसी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। और इस रेखा को क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे, कर्क रेखा, मान सकते हो? क्या मैं सकता हूं जून के महीने में सूरज की जो किरणें हैं वो ज्यादा कैंसर पे पड़ती हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या मैं कह सकता हूं कि दिसंबर के महीने में सूरज की जो किरणें हैं वो कैप्रिकॉन पे ज्यादा पड़ती हैं? ये वाली रेखा क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा। क्या मैं कह सकता हूं दिसंबर के महीने में सूरज की किरणें सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा पड़ेंगी? ये सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिण गोलार्ध, मान सकते हो? इतनी बातें सभी को क्लियर है? पहले बताओ। अब यहां पर जो है भाई देखो, सुनो मेरी बात, जो भी नया है क्लास के अंदर, अभी हमारे ज्योग्राफी का नया बैच स्टार्ट हुआ है, 3-4 क्लासेस आपकी छुट्टी होंगी, इनको आप रिकॉर्डिंग से स्टार्टिंग से जरूर कवर कीजिएगा, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। पहली क्लास से देखोगे तो मजा आ जाएगा, बीच में आओगे थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो स्टार्टिंग से देखते रहो, लाइव ही क्लास को देखना, ये कोशिश करना, रिकॉर्डिंग देखोगे दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी, खासकर ज्योग्राफी, ये सब कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहना, मैं भी बता रहा हूँ। एक सेकंड से बंद करो जरा। चलिए, अब यहाँ देखो, अब गाइस यहाँ पे क्या है कि 21 जून जो है ना, 21 जो जून आपको दिख रहा है, क्या मैं इस बात को कह सकता हूं कि जून का जो महीना है, मेरी यहाँ पे मार्किंग देखते चलना, मैंने यहाँ पे लिखा जून, क्या मैं कह सकता हूं जून के महीने में सूरज की ज्यादा किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही हैं? पहले हाँ या ना मिलाओ। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस के ऊपर पड़ रही हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। इस बात को आप मान सकते हो? सन रेज, ये लिख भी दिया मैंने। जून के महीने में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज की किरणें ज्यादा पड़ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती है, ठीक? अब एक्चुअल में क्या है कि 21 जून जो है, इस दिन को हम लोग बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। इस दिन को हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। सर इस दिन को समर सॉलिस्टिस क्यों कहा जाता है? 21 जून, 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, मेरी लाइंस को ध्यान सुनना, 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर समर सॉलिस्टिस कहा जाता है। क्यों सर? बिकॉज ये सबसे लंबा दिन माना जाता है। कहा जाता है कि एक्चुअल में जो आपको, इस बात को आप मान सकते हैं, एक्चुअल में जो आपको गर्मी देखने को मिलेगी वो आपको इस दिन देखने को मिलेगी, मतलब आप कह सकते हो सबसे लंबा दिन माना जाता है। 21 जून एक ऐसा दिन होता है जो लॉन्गेस्ट डे होता है, मतलब इस दिन दिन बहुत लंबा होता है। 21 जून एक ऐसा डे होता है जिस दिन डे बहुत लंबा होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाइट, दो ही शब्द होते हैं, एक होता है डे, एक होता है नाइट। 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को हम
समर सॉलिस्टिस बोलते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को हम लोग समर सॉलिस्टिस बोलते हैं, सबसे लंबा दिन पूरे साल भर का। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर पूरे साल भर का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून, इसी को हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। दूसरी बात, ये तो बात आपको सभी को समझ में आ गई। ऐसी अगर हम लोग यहां पे बात करें, व्हाट इज विंटर सॉलिस्टिस? सर विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है? अगर हम लोग यहां पे बात करें विंटर सॉलिस्टिस की, तो भैया 22 दिसंबर के दिन सदर्न हेमिस्फीयर में, 22 दिसंबर के दिन अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, 22 दिसंबर के दिन आप सभी को पता है, मेरी एक सेकंड वॉइस आ रही है सभी को, पहले चेक करो आई एम ऑडिबल। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? एक सेकंड रुको, इसका मेरे पास अगर चार्ट भी होगा ना, वैसे तो आपको ऐसे ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, बट फिर भी मैं एक बार चार्ट देख लेता हूं। इसका एक चार्ट भी है मेरे पास, लाइन पर रहिएगा। हाँ हाँ, एक सेकंड दीजिए बस मुझे, एक मिनट रुको यार। एक सेकंड, चलिए आई एम ऑडिबल। ओके चलिए, अब देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे 22 दिसंबर की बात करें, एक काम करो, 22 दिसंबर को जाने से पहले इसे पूरा यहीं पे हम एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड करेंगे। गाइस अभी ना कोई फालतू बात नहीं, ठीक है? हल्का से मेरे मुंह से कोई भी चीज गलत निकल गई ना, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो प्लीज अभी इस टाइम पे सिर्फ फोकस, ठीक है? मैं एक्चुअली इमेज इसलिए देख रहा था कि शायद से उसमें वो चार्ट बनाता है ना, वो आसान रहता है, बट चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही समझाता हूँ मैं आपको। 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे लंबा डे होता है, लॉन्गेस्ट डे मैंने यहाँ पे लिख दिया, लॉन्गेस्ट डे होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो 21 जून को हमने बोल दिया समर सॉलिस्टिस। और इसी 21 जून को अगर आप देखोगे सर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसी 21 जून को अगर आप लोग देखोगे सर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इसी 21 जून के दिन सर्दर्न हेमिस्फीयर में, 21 जून के दिन सर्दर्न हेमिस्फीयर में हम 21 जून को बोलते हैं शॉर्टेस्ट डे। शॉर्टेस्ट डे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, पूरी कहानी आपके सामने है। 21 जून, 21 जून नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहलाता है लॉन्गेस्ट डे, 21 जून सदर्न हेमिस्फीयर में कहलाता है शॉर्टेस्ट डे। और इस पूरी कहानी को हम लोग बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस का मतलब है 21 जून, 21 जून के दिन नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है, और 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर सबसे छोटा दिन होता है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ी होती है और ठंड में रातें लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं। इस पूरी कहानी को हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। सर ध्यान कैसे रखना है? कुछ नहीं ध्यान रखना है, यहाँ पे 21 जून लिख दिया, जी सर लिख दिया। अब आप सभी को पता है पृथ्वी के दो हेमिस्फीयर हैं, एक है सदर्न हेमिस्फीयर, जी सर, एक है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जी सर। 21 जून के दिन सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा डे मनाते हैं हम, शॉर्टेस्ट डे, और 21 जून के दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग लॉन्गेस्ट डे मनाते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ रही होती है 90 डिग्री पे, लॉन्गेस्ट डे। इस पूरी कहानी को हम लोग बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। अब पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया? आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे क्या होता है विंटर सॉलिस्टिस, क्या होता है समर सॉलिस्टिस, इसे हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस, ठीक है? क्लियर? डन है? आप सुनो मेरी बात, अब हम लोग आगे चलते हैं, ध्यान दो। अब इतनी बात हम लोगों ने कर ली, ठीक है? मैं पूरा लास्ट तक इसे लेके चलूंगा, ठीक है? अभी ये लीप ईयर वगैरह बाद में, जो पहले टीचर चला रहा है पहले उसके साथ चलो, ठीक है? सब कुछ क्लियर हो जाएगा 3 महीने तक, जब तक ये बैच चलेगा। अब इधर हम समझते हैं सर विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है। विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है? मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, पहले मैं पॉइंट्स बनाता हूं, और पॉइंट्स बनाने के बाद मैं कंक्लूजन पे आता हूं, मेरा पढ़ाने का तरीका है, ठीक है? ध्यान, अगर जो बच्चा क्लास में रेगुलर होगा, मैं प्रॉमिस के साथ बोल रहा हूं, जिसने क्लास देखी होगी रेगुलर और फोकस करके एक चीज को समझा होगा, उसे बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। आप सभी को बता दो विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है। 22 दिसंबर का दिन है, पृथ्वी के दो हेमिस्फीयर हैं, जी सर, एक है सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जी सर, एक है सदर्न हेमिस्फीयर, जी सर। अब आप सभी को पता है कि 22 दिसंबर के समय पे, 22 दिसंबर के समय पे सूरज की किरणें सदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा पड़ती हैं, कैप्रिकॉर्न वाली लाइन के ऊपर, यस सर। 22 दिसंबर के दिन क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज की किरणें ज्यादा नहीं पड़ती हैं। 22 दिसंबर के दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज की किरणें ज्यादा नहीं पड़ती हैं, तो 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहा जाता है विंटर सॉलिस्टिस। और इसी 22 दिसंबर को अगर आप देखोगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, ठीक है? एक्चुअली आप इसको एक काम करो, ये गर्मी से मत रिलेट करो, इसे एक सिंपल लाइन से आप इसे ध्यान रखो, क्योंकि चीजें ना थोड़ी सी मैं आपसे पर्सनली बताऊं, थोड़ी सी घूमी भी रहती हैं कई बार, मतलब थोड़ा सा आसान तरीके से बताने के चक्कर में थोड़ा बहुत कुछ चीजों को बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। 22 दिसंबर के दिन अगर आप देखोगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 22 दिसंबर के दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको क्या देखने को मिलेगा, शॉर्टेस्ट डे,
ठीक है। और 22 दिसंबर के दिन आपको सदर्न हेमिस्फीयर में क्या देखने को मिलेगा? लॉन्गेस्ट डे। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग विंटर सोल्स्टिस। अब मेरे ख्याल से आप सभी के समझ में आ गया, चेक करिए। क्लियर है? क्लियर हो गया? चेक करिए एक बार, चेक करिए। अब क्लियर है? जस्ट अपोजिट हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया। अब इतना तो कॉमन सेंस लगाने वाली बात है ना, इतना तो कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि अगर 22 दिसंबर को यहां पे शॉर्टेस्ट डे है, दिन छोटा है तो रात लंबी होगी, और अगर 22 दिसंबर के दिन यहां पे डे लॉन्गेस्ट है तो नाइट छोटी होगी। ये तो कॉमन सेंस लगाने वाली बात है ना। ठीक है, मैं आपसे क्या कहता हूं, ये टर्म्स थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, कोई दिक्कत नहीं, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 2 मिनट यहां पे दोबारा से देखो, ये देखो, इसको नाम दिया आपने समर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस का मतलब कुछ नहीं होता। अब मैं 2 बात बोलूंगा और ये चीज आपके ठक से दिमाग के अंदर, अब मैंने पूरी पिक्चर यहां लिख दी ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 21 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं समर सॉलिस्टिस। मतलब सर, समर सॉलिस्टिस मतलब कि 21 जून को सदर्न हेमिस्फीयर में छोटा दिन होता है और 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है। इसको हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिस। नाउ कम बैक टू व्हाट इज विंटर सॉलिस्टिस। विंटर सॉलिस्टिस मतलब 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है और 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है। इस पूरी कहानी को बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस। जस्ट पिछले वाले का अपोजिट है ये। अब बताइए क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? जल्दी से मुझे बताएं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक चीज और भी बता सकता हूं। अगर आप यहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में देखोगे, प्लीज मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर आप लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की रिस्पेक्ट में देखोगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सदर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को हमने बनाया सबसे लॉन्गेस्ट डे साल का, लॉन्गेस्ट डे। 22 दिसंबर को हमने बनाया शॉर्टेस्ट डे। कृपया करके यहां पे ध्यान से देखना। अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूं तो 21 जून को हमने बनाया सबसे लंबा दिन, 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमने बनाया सबसे छोटा दिन। इसी 21 जून को हम यहां पे कहेंगे समर सॉलिस्टिस और इसी 22 दिसंबर को हम लोग यहां पे बोलेंगे विंटर सॉलिस्टिस। वही बातें मैंने बोली, बस मैं अभी सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं क्योंकि इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, खासकर आपको पता होना चाहिए। समर सॉलिस्टिस का एक तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये भी मतलब होता है, समर सॉलिस्टिस का एक तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये भी मतलब होता है कि गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और वहीं पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्टिस का ये मतलब होता है कि 22 दिसंबर से विंटर की शुरुआत हो चुकी है, विंटर स्टार्ट हो चुका है। अब बताइए क्लियर होता है? अब बताइए क्लियर होता है? क्लियर है? ठीक है, अभी मैं इसका एक क्विक रिवीजन भी आपको करवा दूंगा, थोड़ा सुनना आपको पहले पड़ेगा। हाँ ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर हम लोग यहाँ पे एक नोटिस से बात करें, क्या ये सारी कहानी मैंने आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बताई? क्या ये सारी कहानी मैंने आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बताई? इसी का जस्ट अपोजिट कहां पे चल रहा होगा? इसी का जस्ट अपोजिट कहां पे चल रहा होगा? सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ठीक है, क्लियर? भाई एक्चुअल में जो आप अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करोगे ना, मेरी बात सुनो, सुन लो। एक्चुअल में वो बात अलग है, आपको ठंडा फील होने लग जाता है अक्टूबर के महीने में, दिसंबर के महीने में। आपको क्या सर, हमें तो नवंबर अक्टूबर में ठंड लग जाती है। एक्चुअल में विंटर की शुरुआत नहीं होती है, विंटर की प्रॉपर शुरुआत दिसंबर के महीने से होती है। वो बात अलग है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो अब तो खैर थोड़ा हमने अपने इन्वायरमेंट को इतना गंदा कर दिया है कि कई बार कहते नहीं यार, बिना मौसम के, मतलब आप कहोगे पहले क्या होता था, अगर आप देखोगे तो हमें अक्टूबर से बहुत ठंडी फील होने लग जाती थी। अब क्या कि अब नवंबर तक आपको ठंड फील भी नहीं होती, आप देखना, क्योंकि अब लोगों ने क्लाइमेट की ऐसी धज्जियां उड़ा दी है ना, पॉल्यूशन कर करके, मैं क्या आपको बताऊं। लेकिन आप इस बात को एक्चुअल में ध्यान रखना कि एक्चुअल में जो विंटर आपका शुरू होता है ना, वो दिसंबर से होता है। वो बात अलग है कि आपको अक्टूबर नवंबर के महीने में ठंड फील होती है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ज्योग्राफी कह रही है। विंटर सोल्स्टिस का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ठंड का शुरुआत होना, 22 दिसंबर। और समर सोल्स्टिस का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, 21 जून, मतलब गर्मियों की शुरुआत होना। ठीक है, एक्चुअल में आप अगर ज्योग्राफी के हिसाब से देखोगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड दिसंबर से स्टार्ट होती है, उसी को आप विंटर सोल्स्टिस बोल रहे हो। डेट भी बताइए, 22 दिसंबर। ठीक है, और आप जो कह रहे हो अक्टूबर नवंबर, आपको ठंड फील भली होती है, बस उस टाइम से आप ये नहीं कह सकते कि विंटर शुरू हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, ये चीज तो हमें क्लियर हो गई। अब हमें यहाँ पे एक चीज और पढ़नी है, इक्विनॉक्स। अब हम लोग को एक चीज पढ़नी है, इक्विनॉक्स। ठीक है, इक्विनॉक्स का मतलब कुछ नहीं होता, यहां पे लिख दिया मैंने 21 मार्च, यहां पे ध्यान दो, यहां पे लिख दिया मैंने 21 मार्च, 21 मार्च, और यहां लिख दिया मैंने 22 सितंबर।
या 21 सितंबर, 22 सितंबर लिख लो आप। दिख रहा सभी को? दिख रहा सभी को? चलिए ठीक है। 22 भी कहीं बुक में आपको 23 देगा, आप इसे 23 कर लो मेरे भाई, लो आप इसे 23 कर लो। ठीक है, 21 मार्च हो गया, आप इसे 23 कर लो। 21, 22, 23 ये इन्हीं में से कोई डेट रहती है, उसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सही है। अगर आप लोग इक्विनॉक्स की बात करोगे तो इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल डे और इक्वल नाइट। इक्वल डे, ध्यान देना, इक्वल डे, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। और यहां पे भी आपने क्या लिख दिया? इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। मतलब अगर 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की रात होगी। टोटल डे आपका 24 घंटे का होता है। 24 घंटे में 12 दिन, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। तो अगर आप इक्विनॉक्स पूछोगे, इक्विनॉक्स में से शुरू का इक्यू दिख रहा है, इक्यू का मतलब होता है इक्वल। यहाँ पे इक्यू का मतलब इक्वल से है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। इक्विनॉक्स साल में 2 दिन होता है। इक्विनॉक्स जो है साल में 2 दिन होता है, एक आपका 21 मार्च और एक आपका 23 सितंबर। पूरे साल भर में 2 दिन इक्विनॉक्स होता है, मतलब इन 2 दिनों में रात और दिन बराबर होती हैं। अगर 12 घंटे का दिन है तो 12 घंटे की रात होगी। ये चीज आपको 21 मार्च को देखने को मिलेगी। 23 सितंबर को भी आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर 12 घंटे की रात है तो 12 घंटे का दिन है। जिस समय पे या कोई भी मतलब ऐसा दिन, एक ऐसा डे, एक ऐसा दिन जिस दिन रात और दिन बराबर हो, 24 घंटे का दिन है, 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन, एक ऐसे दिन को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। 21 मार्च और 23 सितंबर को देखा जाता है। ठीक है, और विंटर समर सोल्स्टिस आप जान चुके हैं। ठीक है, अब बताइए इक्विनॉक्स, विंटर सोल्स्टिस, समर सोल्स्टिस, चारों टर्म क्लियर है? क्लियर हो गया? ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। जनरली मैं आपको नहीं भी बताता तो चल जाता, लेकिन हाँ कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, यहाँ से एक आधा एमसीक्यू आ जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अब क्या है गाइस, मैं आपको बता दूं, आपके मन में जो भी डाउट्स आ रहे हैं, कल आपका शायद से डाउट सेशन होगा, तो आप लोग अपने डाउट्स वहां के लिए बचा के रखिए। ठीक है, कल जो आपका डाउट सेशन होगा, कल हो गया परसों का, चेक कर लेना शेड्यूल को, तो उस दिन के लिए आप अपने डाउट्स बचा के रखिए। डेफिनेटली आई विल टेक योर डाउट्स, उसमें कोई इशू नहीं है। बट अभी क्या है कि गाइस मुझे सिलेबस भी आपको कवर करना है, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत वास्ट है। अब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं, जो बेसिक चीज थी वो मैंने आपको बता दी। विंटर सोलिस्टिस मैंने आपको बता दिया, समर सोलिस्टिस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको इक्विनॉक्स भी बता दिया, अर्थ के बेसिक्स रूल्स मैंने आपको बता दिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने समझ लिया, वर्ल्ड का मैप हमने जान लिया। अब मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब हमने जो बेसिक चीजें पढ़ ली हैं, और अब हम यहां से एक्चुअल में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाने जा रहा हूं। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई विल स्टार्ट फिजिकल ज्योग्राफी। और सबसे टिपिकल पार्ट अगर ज्योग्राफी में कुछ है तो फिजिकल ज्योग्राफी है। इस बात को आप ध्यान में रखना, जहां पे अच्छी अच्छी की बैंड बज जाती है। अगर चाहते हो कि मैं आराम से पढ़ूं, आराम से सीखिए, जो भी आपके डाउट्स हैं आस्क इन डाउट सेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक बार आप फटाफट रिप्लाई कर देंगे, क्या हम सेशन को शुरू कर सकते हैं? ठीक है, चलिए अब ध्यान दो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ, अगर कोई डाउट होगा इसमें तो आई एम सेइंग यू वन थिंग कि प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देखना। अगर इस चीज में कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही है, एक बार रिकॉर्डिंग देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। और रिकॉर्डिंग वही बच्चा देखना जिसने पहले की सारी क्लासेस देखी हो। जिसने ज्योग्राफी की लास्ट क्लास नहीं देखी होगी, आज वाली क्लास नहीं समझ में आएगी। हर चीज आपस में लिंक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जो एक छोटा सा टेस्ट आपका, फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट के पीछे क्या रोटेशन है कारण? हाँ या ना? क्या लेंथ ऑफ डे और नाइट के पीछे रोटेशन है कारण? तुमसे ना निकलेगा पेपर, तुमसे ना निकलेगा पेपर, मैं बता रहा हूं। जो भी यहाँ पे अभी मैं बता रहा हूं आपको, आंसर दे रहे हैं रोटेशन और यस कर रहे हैं। मैं, आप चाहे मेरे बारे में कुछ भी लिखिए, कुछ भी आप मेरे बारे में लिख दीजिए, बट बुरा मत मानना, ऐसे एग्जाम नहीं निकलने वाला है। मैंने बहुत आराम से चीज आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी कि भैया डे और नाइट होने के पीछे रोटेशन कारण होता है। लेकिन जरा यहाँ पे देखो, मैंने साथ में एक बार और लिखा हुआ है लेंथ, कि दिन लंबा होगा रात छोटी होगी, रात लंबी होगी दिन छोटा होगा। आधो को तो यार डे और नाइट का मीनिंग ही नहीं पता भाई। डे मतलब जब सूरज निकल रहा है, नाइट मतलब जब अंधेरा हो गया। मतलब ये बात भी मुझे आज बोलनी पड़ गई क्लास में। सीरियसली आधो को डे और नाइट का मीनिंग नहीं पता। डे मतलब दिन, नाइट मतलब रात भाई। लेंथ यहाँ पे आगे अगर एक वर्ड लग गया, इसका मतलब समझते हो क्या होता है? पूरी कहानी चेंज हो चुकी है। दिन लंबा होगा, रात छोटी होगी, रात लंबी होगी या दिन छोटा होगा, इसके पीछे रोटेशन जिम्मेदार नहीं है। इसके पीछे जिम्मेदार है आपका रेवोल्यूशन, आपका रेवोल्यूशन प्लस टिल्टेशन ऑफ अर्थ, प्लस अर्थ का टिल्टेशन। क्या यही चीज मैंने आपको बताई थी? एक बार रिप्लाई कर दें, एक बार सभी बच्चे रिप्लाई कर दें, क्या गाइस मैंने चीज आपको बताई थी? अब देखो वही वाली बात है कि आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हो, बट आप पीछे का भूलते जा रहे हो। और सही बताओ तो बहुत इजी चीज है, मैंने एक चीज लिखी है मार्कर से, जैसा भी लिखिए। अगर कोई पूछे कि डे और नाइट क्यों होती है, दिन और रात क्यों होती है, आप बोलो रोटेशन। लेकिन अगर कोई पूछे कि भैया वेराइशन, अगर कोई आपसे पूछ ले वेराइशन इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट,
दिन और रात की जो लंबाई है उसमें जो है अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है? रेवोल्यूशन और रिटेटेशन। पिछली क्लास में मैंने बात आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, उम्मीद करता हूं आपको याद होगी। क्लियर है ना? फिर क्या करके भाई रिवीजन करते रहो, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी आप सभी के लिए। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं स्टार्ट फिजिकल ज्योग्राफी को ढंग से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ओके आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी। समझना है यहाँ पे, मतलब 2 दिन का ऑफ था यार, 2 क्या 3 दिन का ऑफ था। कल तो मैंने क्लास ली ही नहीं थी, मतलब कल मेरा कोई सेशन था ही नहीं। ठीक है, कल मैंने, चलो कल तो मेरी साइड से ऑफ हो गया था, सैटरडे संडे वीकेंड का ऑफ था, 3 दिन की छुट्टी थी। क्या किया आप लोगों ने 3 दिन? ठीक है, उसके बाद तुम लोग ये बोलते हो सर हमें सेल्फ स्टडी का समय नहीं मिलता। 3 दिन में मैं ये मानता हूँ कि जितना मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था आप इजीली उसे रिवाइज कर सकते थे। ठीक है, एक एक छुट्टी का फायदा उठाना, ये नहीं कि सर ने छुट्टी मार ली तो हम खुद भी पढ़ना छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है। चलिए अब फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें पहले हम बता दूं, उन बातों को आपको सुनना पड़ेगा। बेसिक्स अभी खत्म हो चुके हैं मेरी साइड से। अरे ईशांत, जीसी लियोंग जैसे बड़े बड़े नाम मत लो, पहले जो चल रहा है पहले उसे पढ़ लो। जीसी लियोंग से पढ़ना है, जो यहाँ चल रहा है वो चल लो। 2 दिन का जोश है तुम्हारा, किताब रख के साइड कर दोगे। जो चल रहा है पहले यहाँ देख लो, जीसी लियोंग, यहाँ देखो। अब यहाँ पर क्या चीज है, ध्यान से देखेंगे। हम लोग एक बहुत बेसिक सी बात करते हैं। एक शब्द होता है लिथोस्फेयर, ठीक है जी। एक शब्द होता है आपके पास एटमॉस्फेयर, और एक शब्द होता है आपके पास हाइड्रोस्फेयर। वो देखो सचिन ठाकुर को अपना कमेंट पहले करना है, वही है ज्योग्राफी के नए टीचर तुम्हारे हाथ से, है ना? नए हम ही प्रिंसिपल, हम ही बताएंगे कि क्या होता है। मतलब मैं कह रहा हूं ना, इतनी ज्यादा बेचैनी भी अच्छी नहीं होती, पता है, क्लास के अंदर। चलिए ध्यान दो, चलिए यहां ध्यान दो। अब यही है कि सीख लीजिए पहले। फिजिकल ज्योग्राफी शुरू हो रही है आज से, पहले बता रहा हूं, और जो भी लर्नर्स रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है, बेसिक खत्म हो चुके हैं। ठीक है, छुट्टी मारना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, बस ये समझ लेना। लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये 3 शब्द आपने लिख दिए सर। इन 3 शब्दों को अगर आप पढ़ोगे तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। अच्छा सर, हाँ, ये 3 शब्द सीखो, फिजिकल ज्योग्राफी काफी हद तक तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी, मैं सही कह रहा हूं। अब यहां पर क्या चीज है कि सर पहले जो है हमें जो है वो पढ़ना है, क्या पढ़ना है? वॉल्केनो पढ़ना, वॉल्केनो पढ़ाओ। नहीं नहीं सर वो पढ़नी है मुझे, सुनामी पहले पढ़नी है। अच्छा सर मैं पहले भूकंप पढ़ूंगा, भूकंप कैसा आता है। सुनो, पढ़ने को कुछ भी पढ़ लो जो तुम्हारा मन करे, लेकिन हर चीज का जो है एक पैटर्न होता है। सर नहीं नहीं, वो मेरे घर के एक ऐसा भी था, एक पता नहीं कब की बात थी, स्पेशल क्लास थी सर, वो घर के पीछे भूकंप आया था सर, पहले भूकंप पढ़ सकते हैं क्या? तुम्हारे घर के पीछे भूकंप आएगा तो ज्योग्राफी का पैटर्न बदल दें? ऐसे नहीं हो सकता। तो सबसे पहले कुल मिला के कुछ महान कलाकार जो हैं उनको ये जानना है कि सर मुझे जो है सर वॉल्केनो पढ़ना है, तो ऐसे नहीं हो सकता। सबसे पहले ये आपकी धरती है, इस धरती के अंदर रॉक्स हैं। यहां ध्यान देंगे, अब जरा यहां पे सुनेंगे बिना कमेंट करे। यहाँ पे पेड़ लगा है बढ़िया सा, यहाँ पे आराम से जब छुट्टी आओगे, संदेश आते हैं, जब छुट्टी आओगे अपना घर में आराम से बैठना, ये घर है तुम्हारा। यहाँ बिल्कुल जो है ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे पहले, कमेंट्स बिल्कुल बंद। धरती के नीचे अगर जाओगे तो चट्टाने मिलेंगी आपको, रॉक्स मिलेंगे, है ना? इन रॉक्स का जब हम चूरा कर देंगे, रॉक्स मतलब चट्टान यानी कि पत्थर, सुना होगा आपने, चट्टान हिंदी में बोलते हैं रॉक्स। इन रॉक्स को जब चूरा चूरा कर दोगे तो सॉइल बन जाएगी, ऊपर यहाँ मिट्टी हो जाएगी। इस रॉक से क्या बनती है? सॉइल बनती है। तो ये तो कंफर्म है सर कि पहले अपने को रॉक्स पता होना चाहिए, तभी अपने को सॉइल समझ में आएगा, है ना? अब ये मिट्टी हो जाएगी, तभी इस मिट्टी पे आप एग्रीकल्चर करोगे, खेती करोगे, तब आपका एग्रीकल्चर समझ में आएगा, है ना? तो कुल मिला के एक सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो होता है कि सबसे पहले क्या करना है, रॉक्स पढ़ोगे, इसी से लिंक करेगा आगे सॉइल, सॉइल से आगे लिंक करेगा एग्रीकल्चर। उसके बाद इस मिट्टी को अगर कभी देखोगे तो इसी मिट्टी के अंदर से जो है वॉल्केनो बाहर निकलेंगे, ज्वालामुखी बाहर निकलेगी। तो उसके बाद आप ये सब टॉपिक पढ़ सकते हो, बट पहले रॉक्स एक बेसिक चीज है, आपको ये स्टार्ट करना है। सर रॉक्स मतलब क्या होता है? जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, जब हमने एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करी थी, तो मैंने आपको एक वर्ड बताया था, लिथ। लिथ मतलब होता है रॉक, लिथ मतलब होता है चट्टान। अगर किसी को नहीं पता सुन लो, लिथ मतलब है चट्टान, ठीक है? अभी आप सब लोग इसी चट्टान के ऊपर, ये धरती जो है, अगर मैं बोलूं ये धरती हो गई, प्लीज यहाँ पे ध्यान दें, ये धरती हो गई, ये धरती पूरी रॉक से बनी हुई है। प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, बातें बंद करो, कुछ जीवन के मजे लो, और यहाँ पे सीखो कि क्या सिखाया जा रहा है। प्रैक्टिकल तरीके से ज्योग्राफी पढ़नी है। अगर मैं बोलूँ कि धरती है और यहाँ ये बढ़िया से पेड़ लगे हुए तुम्हारे लिए, ठीक है, ये तुम्हारे बढ़िया घर बने हुए, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो तुम्हारे घर और पेड़ उगे हुए धरती पे उगे हुए? तुम्हारा घर हो गया, तुम्हारे पेड़ हो गए, सब धरती पे उगे हुए। और मैं कह सकता हूँ कि ये जो धरती है ये रॉक से बनी हुई है,
तो भाई जी अभी आप इस धरती के ऊपर बैठ के पढ़ रहे हो और मैं इसी धरती के ऊपर बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पहले इस धरती को जान लो। ठीक है, नहीं नहीं सर हमने तो जो है वहां गए थे क्लास में, वहां एटमॉस्फेयर पहले पढ़ाया था। ऐसा है, ये धरती जब पढ़ लोगे, जब ये धरती पढ़ लोगे उसके बाद इसी धरती के ऊपर उड़ोगे हवा में। इस धरती के ऊपर जब हवा में उड़ोगे, इस हवा को ही क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर। तो बेटा हवा में बाद में उड़ना, पहले जहां पे बैठे हो उसी को जान लो, उसके बाद आसमान में उड़ना और आसमान के एटमॉस्फेयर को पढ़ लेना। समझे बात क्या बोला मैंने? ठीक, चलिए। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो धरती वाला पार्ट है देखेंगे आप, इसे हम बोलेंगे लिथोस्फेयर। ये जो रॉक्स वाला पार्ट है इसको आप बोलोगे लिथोस्फेयर। ये जो पूरा एयर वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। और जो हाइड्रोस्फेयर है ये है पानी वाला पार्ट। दिख गया सभी को? रॉक्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। एयर क्या होती है, गैस होती है। पानी क्या होता है, लिक्विड होता है। बन गई पूरी कहानी। तो कुल मिला के कहानी ऐसी है भाई साहब कि सबसे पहले आपको लिथोस्फेयर पढ़ना है, जहां पे आप रॉक्स के बारे में पढ़ोगे, पूरा धरती के बारे में पढ़ोगे। देन आप लोग कहां जाओगे, एटमॉस्फेयर पे जाओगे। उसके बाद एटमॉस्फेयर के बाद हम लोग कहां जाएंगे, हाइड्रोस्फेयर में जाएंगे। यहाँ पे पूरा एटमॉस्फेयर कवर होगा, यहाँ पूरा लिथोस्फेयर, पूरा धरती, पूरा रॉक्स कवर हो जाएगा। यहाँ पे पूरी ओशनोग्राफी, पूरा ओशन करंट वाला पार्ट आपका यहाँ पे कवर होगा। इस सीक्वेंस हम लोग चलने वाले हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बताओ। हाँ, मैं आराम से पढ़ाता हूँ शिद्दत के साथ। ठीक है, जिसको आराम से पढ़ने की आदत हो वही हमारी क्लास में है। जिसको बिल्कुल जॉन अब्राहिम बनना है धूम मूवी का, वो कहीं और जा सकता है। आराम से बैठेंगे और चीजों को समझेंगे, ताकि आप किसी को अगर कल को जिंदगी कभी पढ़ाओ भी तो आपको पता हो कि पढ़ाया कैसे जाता है। लिथोस्फेयर, फिर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहां पर क्या चीज है, ये बात हमने जान ली, ध्यान दीजिएगा। ओके, अगर हम लोग एक बहुत ही बेसिक सी बात करें, यहां पे लिख दिया हमने लिथोस्फेयर, जहां पे आप धरती के बारे में पढ़ोगे, रॉक्स के बारे में पढ़ोगे। यहां पे लिख दिया आप लोगों ने एटमॉस्फेयर, जहां पे आप एयर के बारे में पढ़ोगे। और यहां पे लिख दिया आपने हाइड्रोस्फेयर, जहां पे आप पानी के बारे में पढ़ोगे। मैंने क्या किया, थोड़ा सा लिथोस्फेयर ले लिया, थोड़ा सा मैंने एटमॉस्फेयर ले लिया, थोड़ा सा मैंने हाइड्रोस्फेयर ले लिया। क्या मुझे बताओ, मैंने तीनों को ले लिया थोड़ा थोड़ा? क्या मैंने तीनों को ले लिया थोड़ा थोड़ा? थोड़ा सा देखो, सिंपल सी बात, थोड़ा सा मैंने नमक लिया, थोड़ी सी मिर्च ली, और थोड़ा सा चना मसाला, तीनों को मिला दिया मैंने। मिला दिया। थोड़ा लिथोस्फेयर लिया, थोड़ा एटमॉस्फेयर लिया, थोड़ा हाइड्रोस्फेयर लिया, थोड़ा सा धरती लिया, थोड़ी सी हवा ली, थोड़ा सा पानी लिया। अब ये जो जोन बन के तैयार हो चुका है, इसी जोन को आप क्या कहते हो, बायोस्फीयर कहते हो। क्या कहते हो? जहां पे इंसान का जीवन पॉसिबल है, जहां पे इंसान रह सकता है। अगर इंसान को बायोस्फीयर ना मिले, मतलब अगर इंसान को लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर ना मिले, तो इंसान जी भी नहीं पाएगा। समझे बात? तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों मिलके ही जो जोन बनाते हैं। इन तीनों को मिला के जो चीज बनती है, चीनी पत्ती पानी को मिला के चाय बनती है, ऐसे ही लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, इनको मिला के जो बन रहा है इसी को बोलते हैं बायोस्फीयर। और इसके बिना इंसान का जीवन पॉसिबल नहीं है। क्या बात कर रहे सर आप? सही तो कह रहा हूं? एग्जाम्पल दो, अगर हवा ही नहीं होगी तो सांस कहां लोगे? हाँ सर, तो एटमॉस्फेयर के बिन तो काम नहीं चलने वाला। अगर एयर ही नहीं होगी, सांस कहां पे लोगे? पहली बात। अगर भाई धरती नहीं होगी तो रहोगे कहां? हवा में उड़ोगे, है ना? धरती नहीं होगी तो रहोगे कहां पे? कहां बनाओगे अपने मकान? अगर पानी नहीं होगे तो बिना पानी के तो जीवन वैसे ही संभव नहीं है। तो कुल मिला के ये तीनों जो चीजें हैं आपकी लाइफ में बहुत ही नेसेसरी हैं। एक मनुष्य, एक पृथ्वी पे जो इंसान जी रहा है, एक व्यक्ति जो इस धरती पे रह रहा है, एक ह्यूमन बींग के लिए, एक जानवर के लिए मैं कहूंगा, एक इंसान के लिए, ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, वरना इंसान जी नहीं पाएगा। मतलब आपको सर्वाइव करने के लिए बायोस्फीयर चाहिए। और बायोस्फीयर क्या होता है सर? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर का मिक्सचर, इसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। उस टाइम में मैंने एक लड़के को क्यों हड़काया था, क्योंकि याद है जब मैं बोल रहा था, जब मैंने लिखा लिथोस्फेयर, याद करो, मैंने यहाँ पे पहले लिखा लिथोस्फेयर, फिर मैंने लिखा एटमॉस्फेयर, तो उसने यहाँ पे कमेंट कर दिया बायोस्फेयर। हर चीज को कमेंट करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि क्या चीज कब लिखनी है। इन तीनों को पढ़ने के बाद ही तो बायोस्फीयर का मीनिंग समझ में आएगा। ये थोड़ी कि बस कुछ भी बोलते जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे कमेंट को 100 बच्चे पढ़ते हैं क्लास में, और हो सकता है कि वो भी गलत सीख जाए। तो 100 बार सोचा करो कुछ भी लिखने से पहले। खुद भी गलत बोल रहे हो, दूसरों को भी गलत सिखा रहे हो। अब आई क्लियरिटी? अब क्लियरिटी आ गई? पहले बताइए, उम्मीद करता हूं आ गई क्लियरिटी। चलिए, तो भैया तीनों की क्या इंपॉर्टेंस है, तीनों को मिला के क्या बन गया, ये सब क्लियर है सभी को जो है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, स्टार्ट करें आगे। बहुत ही बढ़िया, ठीक। ओके, अब हमें यहां तक जो है आगे बढ़ते हैं। अब क्या है जरा ध्यान से देखेंगे, इतनी बात। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब यहाँ पे समझेंगे, जरा थोड़ा बेसिक से बात करते हैं।
थोड़ा सा अपने कमेंट्स को सावधान कर लो, है ना। टॉपिक स्टार्ट करें, देखो बेसिक बातें बतानी जरूरी है ना, फायदा क्या है बैच का। अब क्या है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ का अंदर का जो मामला है वो क्या है, अर्थ का जो इंटीरियर है वो क्या है, जहां पे आप लोग पढ़ोगे क्रस्ट के बारे में, मेंटल के बारे में, कोर के बारे में। उसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर में। सबसे पहली बात, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक फिगर बना लिया, ये फिगर हमने बना लिया, ठीक है, बिल्कुल ये फिगर हमने यहाँ पे बना लिया। अगर हम इस फिगर की बात करें यहाँ पे, तो मान के चलो कि आपकी धरती, आपका अर्थ है ये, और यहाँ पे जो है हमने बढ़िया बढ़िया हरे हरे पेड़ लगा लिए। सर आप ज्यादा ग्लो कर रहे हो, वो देखो, वो मेरी ग्लोनेस यहाँ देखने आया है, यहाँ पेड़ उगा रहे हैं, वो मेरी ग्लोनेस यहाँ देखने आया है। देखो, उसे ये नहीं दिख रहा है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, वो ये देख रहा है कि सर आप आज ज्यादा ग्लो कर रहे हो, वो ये देख रहा है बैठ के। चलो, है ना, चलिए। अब अगर ग्लोनेस से बाहर आ गए हो तो यहाँ ध्यान दे लो, अगले फेयर एंड लवली के ऐड में हम ही ले लेंगे। अब यहाँ आइए श्रीमान, चलिए, ये हो गया घर और ये हो गए हरे भरे पेड़। ये मैंने इन्वायरमेंट यहाँ ऐसा क्यों बना दिया, बिकॉज यहीं पे आप लोग फील कर सकते हो कि जहां पे आप अभी बैठे हो सर उसी जगह बना रहे हैं। अब अगर हम इस धरती के अंदर गड्ढा करें, ये धरती है, यहाँ पे पूरी धरती है, इस धरती के अगर आप थोड़ा सा 34 किलोमीटर तक अंदर जाओ, अगर आप इस धरती के, अगर आप इस धरती के 34 किलोमीटर तक गहराई पे जाओगे, जहां पे अभी आप बैठे हो, वहीं से आप खुदाई करनी शुरू कर दो, ठीक है। इस धरती के अगर आप 34 किलोमीटर तक अंदर जाओगे, तो इस पूरी लेयर को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। पहली बात, जहां पे आप लोग बैठे हो उसी धरती के आप 34 किलोमीटर तक अंदर गहराई पे चल जाओ, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट। अगली बात यहां पे क्या है, जरा मेरी बात को सभी ध्यान समझेंगे। सर अगली बात यहां पे क्या कह रहे हैं, अगर हम यहां से जो है थोड़ा और अंदर जाएं, लगभग कितना सर, लगभग हम 2700 किलोमीटर अंदर चले जाएं धरती के, लगभग हम धरती के 2700 किलोमीटर अंदर चले जाएं, लगभग हम धरती के 2700 किलोमीटर अंदर चले जाएं, तो इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं मेंटल, इसे हम बोलते हैं मेंटल। अब आप इमेजिन करो कि यहां तक मान लीजिए मेंटल है आपकी, इस आप इतना इमेजिन कर लो कि यहां तक आपकी पूरी मेंटल है, ठीक है। तो ये जीरो है, यहां से तो आपने शुरुआत की है, ये 0 किलोमीटर, तो 0 से लेकर 34 किलोमीटर तक जो अर्थ की लेयर है पूरी, इस पूरी लेयर को आप बोलोगे क्रस्ट, ये पूरा आपका क्रस्ट है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और नीचे आते हो, 2700 किलोमीटर तक अगर आप गहराई पे आते हो, तो इसको आप बोलते हो मेंटल। इसके बाद जो है आप अगर लगभग और गहराई में जाते हो अर्थ की, लगभग 6400 किलोमीटर, अगर आप अर्थ की इतनी गहराई में आ जाते हो, तो अर्थ के इस वाले पार्ट को लेनर्स हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, सॉरी कोर बोलते हैं, सॉरी, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, ठीक है। ये पूरी धरती का ढांचा आपके सामने आ चुका है, क्या देख पा रहे हो, पहले इस चीज को ध्यान से देखिए, क्या इस चीज को आप देख पा रहे हैं, पूरा धरती का ढांचा आप लोग के सामने है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या चीज है, अगर मैं आपसे बोलूं धरती के 34 किलोमीटर तक की जो लेयर होती है उसको आप बोलोगे क्रस्ट। 34 से लेके, ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग और गहराई पे जाते हो, 27, 34 से लेके 2700 किलोमीटर वाला जो पार्ट है, 34 से लेके 2700 किलोमीटर तक वाला जो पार्ट है, ये धरती के इस पार्ट को हम बोलते हैं मेंटल, और 2700 किलोमीटर से लेके 6400 किलोमीटर तक का जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं कोर। समझ पा रहे हो, पहले बताओ, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, एक लर्नर कह रहा सर 0 से, यार 0 से 34 शुरू में तो क्रस्ट है, 0 से लेकर 34 किलोमीटर तक आपकी क्रस्ट है ना मेरे भाई, 34 से 2700, 34 किलोमीटर से लेकर 2700 किलोमीटर वाले बीच का जो एरिया है, ध्यान से सुनना पड़ेगा, 34 किलोमीटर से लेकर 2700 किलोमीटर तक का ये वाला जो पूरा एरिया है, इसको आप बोलोगे मेंटल पार्ट, मेंटल लेयर। और यही 2700 से लेके 6400 किलोमीटर वाला जो आपका लेयर है, 2700 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर तक वाली जो लेयर है, ये वाला पूरा पार्ट, इस पूरे पार्ट को आप बोलोगे कोर। क्या कहानी क्लियर होती है, ठीक है। अब यहां पर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या है, सुनना पड़ेगा तब समझ में आएगा। टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ, ध्यान से देखिएगा, इंटीरियर ऑफ अर्थ मतलब अर्थ के अंदर क्या क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, वो आप लोग पढ़ने जा रहे हो, इस धरती के अंदर क्या क्या है। अब आप जरा इस मैप को देखो, इस मैप में मैं धरती के अंदर गया या मैं धरती के ऊपर गया, तुम बताओ। इस मैप में मैं धरती के अंदर गया या ऊपर गया, अंदर गया, ऑब्वियस सी बात है। इस मैप में मैं धरती के अंदर आ रहा हूं, यहां देखो मेरा मार्कर, अंदर तो गया। क्या अर्थ के अंदर वाले हिस्से को ही अंग्रेजी में, अंदर वाले हिस्से को अंग्रेजी में इंटीरियर बोलते हैं,
भाई अंदर वाले हिस्से को अंग्रेजी में इंटीरियर बोलते हैं। तो आपके सामने पूरा क्या खुल चुका है, अर्थ का इंटीरियर ही तो खुल चुका है, इसी को तो पढ़ना है। इसी चैप्टर को हम बोलते हैं अर्थ इंटीरियर्स, इंटीरियर ऑफ अर्थ। समझ के बाद अब इसमें हमें क्या पढ़ना है सर, इसमें जो है हमें क्रस्ट के बारे में पढ़ना है, मेंटल के बारे में पढ़ना है और कोर के बारे में पढ़ना है, और यहां से हमारा एक एमसीक्यू बन जाएगा। तो अगर आप लोगों को इतनी बातें क्लियर हो गई हो, शैल वी कंटिन्यू, शैल वी कंटिन्यू। अगर इतनी बातें आप सभी के समझ में आ गई हैं, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? वेरी गुड, ठीक है, चलो ध्यान दो, वेरी गुड, ध्यान। ठीक है, ओके, चलिए अब यहां पे ध्यान से देखिए। अब यहां पर क्या चीज है, यहां पे ध्यान दें गाइज। सर कोर से नीचे भी कुछ होता है, वरुण कपूर मेरे भाई, बस मुझे एक बात का आंसर दो, यहां पे देखना जरा, ठीक है। ये लो, आपका डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन आप, मैं चाहूंगा एक बार यहां पे ध्यान दें। ये मैंने करता बना दी, ठीक है। वरुण कपूर दिख रही है आपको, ये दिख रही है? वरुण कपूर यहां ध्यान से देखना तुम, इस आप मान लो ये अर्थ है आपकी, ठीक है, ये आपकी अर्थ हो गई, ठीक है। वरुण कपूर आप इस अर्थ के 34 किलोमीटर तक अंदर गए, इस अर्थ का जो 34 किलोमीटर तक अंदर वाला हिस्सा है, इसे आपने क्या बोल दिया, क्रस्ट बोल दिया, यहां ध्यान दो। फिर आप 34 से और अंदर गए 2700 किलोमीटर तक, इतना वाला हिस्सा आपने क्या बोल दिया, मेंटल बोल दिया। फिर आप 2700 अर्थ के अंदर और गए 6400 किलोमीटर तक, इतना वाला जो हिस्सा है आपने इसको क्या बोल दिया, कोर। क्या वरुण कपूर एक बात तो, अब अंदर जाने की कोई जगह बची, कोई जगह बची? प्रैक्टिकली सोच के देखो, क्योंकि यहां से भी घुसोगे तो 34 वाला पार्ट क्या होगा, क्रस्ट होगा, फिर 27 वाला क्या होगा, मेंटल होगा, फिर ये वाला कोर ही होगा। तो मतलब ये पूरा पार्ट तो कोर है, कोर के अंदर कुछ बचा, कोर के अंदर कुछ बचा ही नहीं। समझ लो बात। अब आप प्रैक्टिकली सोच के देखो ना, आप यहाँ पे इस बात को, एक्चुअली वो मैप मैंने अर्थ वाला नहीं बनाया। अब आप अगर इस मैप को देखें, यहाँ पे देख लो, आप इस मैप को देख लो, कुछ भी कहानी नहीं है, सिंपल सी बात है। ये मैप हो गया आपके सामने, ठीक है, ये हो गया, और ये अब आप मान लो ये हो गया, ये देखो, ठीक है। कहीं से भी आ जाओ अर्थ में, आप कहीं से भी अंदर घुसो, कहीं से भी धरती के अंदर घुस जाओ, आप कहीं से भी घुस जाओ, 34, 34, 34, 34 किलोमीटर तक, ये कौन सी लेयर कहलाएगी, क्रस्ट कहलाएगी। यहां से आप अंदर जाओ, ठीक है, यहां से आप जो है अंदर जाएं, ठीक है। 34 से लेकर 2700, ये कौन सी कहलाएगी, 34 से लेकर 2700 कौन सी कहलाएगी, मेंटल कहलाएगी, कौन सी कहलाएगी। और बाकी अब जो है आप अंदर आ जाओगे, जो है और अंदर आओगे, अगर आप 6400 तक अगर आप और अंदर आओगे, तो अगली लेयर कौन सी कहलाएगी आपकी, कोर कहलाएगी, ठीक है। तो कोर के अंदर और कुछ नहीं है, बस कोर लास्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए, अब इतनी बात हमें यहाँ पे समझ में आ गया, प्लीज यहाँ पे ध्यान से सुनिए। देखो यार एक बात बताओ, यहाँ पे जो भी यहाँ फालतू की बातें कर रहा है, पता लोग, ये लोग सीधा ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पे कृपया करके अपनी अभी मत लिखिए, ना किसी किसी ने पूछा है, अपना फीडबैक और अपने थॉट्स कृपया करके अपनी जेब में रखिए। और भी बच्चे यहाँ पढ़ने आ रखे हैं, आप ही नहीं है, आराम से बैठिए। अगर मैं यहाँ पे अपने घर परिवार की चर्चा कर रहा हूँ तो मुझे बताइए, मैं आपको पढ़ाई रहा हूँ, जो बच्चे पूछ रहे हैं वो बता रहा हूँ। तो कृपया करके आराम से बैठ जाइए, हमें सिलेबस भी टाइम से पूरा करना है। चलिए, वरना आप ही लोग होंगे जाके कि सर टाइम वेस्ट करते हैं आप ही से लोग फीडबैक देते हैं, ऐसा बाद में टीचर कितनी मेहनत से पढ़ा ले वो आपको कदर नहीं होती। चलो, यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सर एक बेसिक आइडिया तो हमने ले लिया है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है, ठीक है। इमेजिन करो कि मैंने ये आपके सामने अर्थ बना दी, ये मैं क्यों बना रहा हूं, ध्यान से देखना, इसका एक पीछे रीजन है। अगर आप लोग यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखें, ठीक है। अरे यार पता है गीतांजलि, फिर वही वाली बात की ध्यान नहीं है, सीरियसली बताऊं बिल्कुल भी ध्यान नहीं है आपका क्लास में। तुम लोगों का बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना यार, बुद्धि लगा ही नहीं रहे हो अपनी, मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि मैं बिल्कुल सेकंड क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ क्लास में आके। एक मैडम यहाँ पे पूछ रही है कि सर एक बात बताओ, ये 6400 हम यहाँ से काउंट करेंगे जीरो, या अबे सुनो मेरी बात, ये 6400 किलोमीटर तो आपके अर्थ सरफेस से है, यहां से पूरा 6400 है ये, ठीक है। 64 जो आपको दिख रहा है ना किलोमीटर, ये पूरा अर्थ के सरफेस से है, यहां से है, ठीक है। जीरो से 34 किलोमीटर तक गहराई में, अगर आप 0 से 34 किलोमीटर अंदर आ रहे हो, ये क्रस्ट है। 34 किलोमीटर गहराई के बाद एक नई लेयर शुरू होती है, इसको आप बोलते हो मेंटल। तो मेंटल आपका 34 से लेकर 2700 किलोमीटर है। 2700 किलोमीटर के बाद एक नई लेयर स्टार्ट होती है, इसको आप बोल रहे हो कोर, जो कि कहां तक जा रही है, 6400 तक जा रही है। ये 6400 हमने यहां से लिया है, ठीक है मैडम, यहां से जीरो से लेकर यहां तक 6400 है पूरा। यहां से कैसे हो जाएगा 6400, थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगाओ। चलिए, यहां ध्यान दें। अब इतनी बात हमें जो है समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं।
अब इस फिगर में आप लोग जो है यहाँ पे आ चुके हैं, ये फिगर आपके सामने है, ठीक है। वो देखो विक्की राज को, इसमें वाटर क्या है, अभी अभी वाटर ने बोला अभी आऊंगा मैं नहा के, फिर वो बताएगा कहाँ पे है। अभी आएगा वो, नहाने गया फिर आएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, उसके बाद पता है यही बच्चे होते हैं जो जाके बाद में कमेंट लिखते हैं कि सर तो बेइज्जती करते हैं, सर तो ऐसा बोल देते हैं मुंह पे, बेइज्जती कर देते हैं, ठीक है। सर वॉचमेट के लिए समय खींचते हैं। समय कौन खिंचवा रहा है? तुम जैसे बालक, ठीक है, तुम जैसे बालक समय खिंचवाते हो। कभी क्लास में अपनी हरकतें दिखा करो, टीचर तुमसे कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता होगा। एकदम से सब कुछ पढ़ा दें, समय लगता है ना चीजों बताने में। अब यहाँ देखिए, ये हो गया अर्थ का सरफेस। जैसे कि हम लोगों ने जाना कि यहाँ पे हमने पेड़ लगा दिए, जी सर, और यहाँ पे हम लोगों ने जो है घर बना दिया। आप सभी को मैंने भी एक बहुत बेसिक सी बात बोली कि अगर मैं धरती के 34 किलोमीटर तक अंदर जाता हूं, अगर मैं धरती के 34 किलोमीटर तक अंदर जाता हूं, तो इस पूरी लेयर को हम क्या बोलते हैं सर? क्रस्ट बोलते हैं। इस पूरी लेयर को सर हम क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट के नीचे आपकी 34 किलोमीटर के बाद अगर आप और गहराई में जाओगे मेंटल, फिर और गहराई में जाओगे तो कोर, उसके बाद कुछ नहीं है। सर क्या समझाना चाह रहे हो? अब हमेशा धरती आपको ऐसी थोड़ी देखने को मिलेगी कि यहाँ पे पेड़ उगे हुए हैं, यहाँ पे सबके घर बने हुए हैं। हमेशा आपको अर्थ ऐसी देखने को नहीं मिलती है। तो सर कैसी देखने को मिलती है? इमेजिन करो कि यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, इस लड़के का नाम है अंकित। अंकित ने धरती पे चलना शुरू किया। अंकित इस दिशा में चल रहा है। अंकित ने घर देखा, फिर अंकित ने घर पार करके अंकित और आगे आ गया। अंकित चलता जा रहा है। अंकित इस धरती पे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अंकित इस धरती पे नॉन स्टॉप चलता जा रहा है। बट अंकित के चलते चलते कुछ ऐसा होगा। अंकित इस धरती पे चलता जा रहा है, अंकित इस धरती पे चलता जा रहा है, अंकित इस धरती पे चलता जा रहा है, बट क्या होगा? अंकित चलता जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, बट अंकित को चलते चलते बीच में समुद्र दिख जाएगा। अंकित चलता जा रहा था, लेकिन बीच में अंकित को यहाँ पे एक समुद्र दिख गया। इस पूरी धरती में समुद्र और धरती तो है। कभी वर्ल्ड का मैप देखा है? अर्थ में दो ही तो चीजें हैं, पानी और लैंड। पानी और लैंड। लैंड आपका धरती हो गया, पानी आपका समुद्र हो गया। अब आप देखो, ये क्रस्ट है, यहाँ पे घर बना हुआ, मान लो अंकित चला तो आगे यहाँ पे एक बहुत बड़ा समुद्र है। अब ये समुद्र भी तो क्रस्ट का हिस्सा है। हाँ सर बिल्कुल। और ये वाला जो पार्ट है, अगर आप इस वाले पार्ट को देखोगे, इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पे कहीं पे आपको समुद्र देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तो पूरे में रॉक्स है, यहाँ पूरे में चट्टान है। तो आपको मैं यहाँ पे एक बेसिक फंडा और क्लियर कर दूं। अब ये 34 किलोमीटर गहराई तक जो आप आए है, तो ये पूरी लेयर क्रस्ट, लेकिन क्रस्ट के अंदर आपको समुद्र भी देखने को मिल रहा है। इसी क्रस्ट के अंदर आपको धरती, लोगों के घर भी देखने को मिल रहे हैं। तो आपको बता दूं, क्रस्ट भी दो प्रकार की होती है। यहाँ पे देखिए, जहां पर बढ़िया आपके पेड़ उगे हुए घर है, पूरा नीचे तक आपकी धरती धरती है, रॉक्स है, ये पूरा आपका रॉक्स रॉक्स है पूरा। यहाँ पे कहीं पे आपको इस वाले पार्ट में कहीं पे ओशन देखने को नहीं मिल रहा होगा आपको, यहाँ पे इस वाले भाग में कहीं पे पानी देखने को नहीं मिल रहा होगा। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये भी तो पूरी क्रस्ट है, लेकिन आप यहाँ पे देखो कि ये पानी भी तो कहीं पे आके अटका हुआ होगा ना। ये पानी हवा में थोड़ी उड़ रहा है। ये पानी आप किसी भी समुद्र के अंदर आज कूद जाओ, कूदना मत, मेरे पे ब्लेम हो जाएगा। किसी भी समुद्र में जो है आप कोई पत्थर फेंक दो मोटा सा, वो कहीं जाके नीचे टिकेगा ना, वो कहीं जाके नीचे टिकेगा ना, ठीक है। तो ये पानी भी तो कहीं पे टिका होगा, तो ये पानी भी तो चट्टानों पे टिका हुआ है। आज जितने भी बड़े बड़े ओशंस हैं, उन ओशंस के अंदर जो पानी आपको देखने को मिलता है, वो पानी भी तो कहीं पे टिका हुआ है। तो ये पानी, मान के चलो कि इस वाले पार्ट में टिका हुआ है। मान लो ये वाली चट्टानें हैं जिनके ऊपर पानी टिका हुआ है। ये मान लो वो रॉक्स हैं, वो चट्टानें हैं जिसपे पानी टिका हुआ है ओशन का। इस वाले क्रस्ट के पार्ट को हम बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट। आया समझ में? कहानी समझ में आई? इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। उम्मीद करता हूं हर बच्चे को समझ में आया होगा। क्लियर हो गया? जल्दी बताएं, क्लियर हो गया? पूरी कहानी क्लियर है? तो क्रस्ट के भी दो पार्ट हो गए, ओशनिक क्रस्ट और आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्लियर है? पहले बताइए। अब यहां पे देखिए, अब मैं आपके सामने एक सिंपल सी बात बोलता हूं, कृपया करके यहां ध्यान से देखिए कि अगर मैं अब आपके सामने यहां पे मैप बनाऊं, यहां पे ध्यान से देखना जरा, ठीक है। यहां पे मैंने आपके सामने एक मैप बना दिया। हाँ पूजा यादव मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, आप सब समझ में आएगा आपके, ठीक है। पूजा यादव, ठीक है। देखिए पूजा यादव, पूजा यादव ने बोला सर ओशनिक क्रस्ट क्या है? पूजा इस मैप पे ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। पूजा ये देखो, इस मैप पे अगर आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान नहीं दोगी पूजा, नहीं समझ में आएगा। अब हमने क्या किया, कृपया करके यहाँ पे ध्यान दीजिए। आपका ध्यान हटा, समझ लेना दुर्घटना घटी, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता दूं, ये एक लाइन मैंने खींच दी, आप एक लाइन फिर मैंने यहाँ पे ऐसे खींच दी, ठीक है जी। हाँ सर। अब यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, ऐसे जो है पेड़ उगा दिए। ये आपका अर्थ का मैप, ये आपका बढ़िया सा घर वगैरह मैंने फर्स्ट क्लास बना रखा। और पूजा ये आप खड़ी हो। पूजा इमेजिन करो कि आपने अपने घर के बाहर जो है दौड़ना शुरू कर दिया। कोई नहीं, एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। आप अपने घर से बाहर निकली, आपने दौड़ना शुरू कर दिया। 2 दिन 3 दिन तक आप दौड़ती रही, दौड़ती रही, दौड़ती रही, दौड़ती रही, दौड़ती रही। अचानक आपको दौड़ते दौड़ते
मान लो कि आप इस डायरेक्शन में दौड़ रही हैं, दौड़ती रही, अचानक आपको चलते आपको, जब आप दौड़ते रही तो आपको अचानक सामने क्या दिखा? समुंदर। आपको अचानक दौड़ते दौड़ते सामने समुंदर देखने को मिल गया। अब जैसे कि आप लोग देखते हैं यार, इतनी सारे समुंदर हैं हमारे देश में, घूमने जाते हैं बीच किनारे। अब आप दौड़ती 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 आप यहाँ पे आके रुक गई, क्योंकि आप डूब जाओगे, आपको आगे समुंदर दिख गया। अब मैडम जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वरना कहानी जो है कठिन हो जाएगी आपके लिए। ये देखिए, ये समुंदर भी इस धरती का ही हिस्सा है। इस धरती में, इस धरती में ही समुंदर है। अब आप ये देखो, ये क्रस्ट है आपकी, ये धरती है, यहां से आपकी धरती शुरू हो रही है। आप धरती के 34 किलोमीटर तक अंदर गए और आपने इस लेयर को नाम दे दिया क्रस्ट। इस लेयर को नाम आपने दिया क्रस्ट। इस क्रस्ट का ही पार्ट है आपका ओशन भी। इसी धरती में आपने घर भी बनाए हैं, इसी धरती में ओशन भी मिला हुआ है। इसी धरती में आपके घर है, इसी धरती में आपके पेड़ पौधे लगे, इसी धरती में ओशन भी है। तो भैया ये जो ओशन का पानी आपको दिख रहा है, समुद्र का पानी जो आपको दिख रहा है, ये समुद्र का पानी भी तो रॉक्स के ऊपर ही टिका होगा। यहाँ नीचे कुछ ना कुछ पत्थर तो होगा, रॉक्स होगा। तो ओशन के नीचे वाले जो रॉक्स हैं, ये ओशन का पानी जिन रॉक्स पे टिका हुआ है, उसको हम कह रहे हैं ओशनिक क्रस्ट, क्योंकि उसके ऊपर ओशन टिका हुआ है। और आपका घर, आपके पेड़ पौधे, आप लोग जिसके ऊपर टिके हो, यहाँ पे कहीं पे ओशन नहीं है, देख लो। यहाँ पूरा रॉक्स ही है, ये पूरा रॉक है, पूरा चट्टान है, ये पूरा चट्टान है। इसको आप कह रहे हो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसको आप कह रहे हो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब क्लियर हो गया मैडम आपको? तो दो प्रकार की क्रस्ट होती है। अब आप यहां से खुद एक अंदाजा लगा लो। यूपीएससी ने सवाल को पूछा भी था, और आप कहोगे सर मजाक कर रहे हो। मैं मजाक नहीं करता बिना बात, मैं मजाक भी लॉजिक वाले करता हूं। यूपीएससी ने यहाँ पे एक सवाल किया था कि क्रस्ट दो प्रकार की होती है। हाँ जी सर, जिस क्रस्ट के ऊपर, जिस चट्टान के ऊपर पानी टिका हुआ है ओशन का, ये ओशनिक क्रस्ट, क्योंकि इसके ऊपर ओशन टिका हुआ है, ये भी रॉक्स की बनी हुई है पूरी। और आप देखो, ये पूरा आपका रॉक ही है, ये पूरा रॉक्स रॉक्स है, पूरा पत्थर पत्थर है। इसके ऊपर आपके घर मकान बने हुए, इसको आपने बोल दिया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट को पकड़ लो एक हाथ से, एक हाथ से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को पकड़ लो। यूपीएससी ने सवाल पूछा कि इन दोनों में से मोटी कौन सी होती है, इन दोनों में से थिकनेस किसकी ज्यादा है? ऑब्वियस ही बात है, किसकी ज्यादा लग रही है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ज्यादा है, इसकी मोटाई ज्यादा है। देखो ये, इसकी मोटाई देखो कितनी ज्यादा है, ये देखो मेरा मार्कर देखो, इसकी मोटाई देखो कितना मोटा है ये, इसकी मोटाई देखो मात्र इतनी सी मोटाई। ठीक है, तो यहां पे स्टेटमेंट बन गया था, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैज मोर थिक इन कंपैरिजन विद, इन कंपैरिजन विद ओशनिक क्रस्ट। अब आपको बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर स्टेटमेंट है। ठीक है, मैं आपको पोल दे रहा हूं, ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये आपको बताना है। पोल आपके सामने आ चुका है। वेरी गुड, बहुत ही बेहतरीन, शाबाश। ठीक है, आ रहा है मजा? अब आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि अभी अगर आपने ये चीज मैंने आपको समझाई ना होती, क्या आप मुझे बताओ विदाउट कंसेप्ट आप इस क्वेश्चन को कर लेते क्या? क्या विदाउट कंसेप्ट ये सवाल आपसे हो जाता क्या? तो ज्योग्राफी एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ज्योग्राफी एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे, मैं आपको ब्लंटली बोल रहा हूँ। ठीक है, समय लगेगा बट आपको समझ में आया होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, भली मैंने आपको 2 या 3 कंसेप्ट सिखाए होंगे, बट आप ये देखो आपको समझ में आए होंगे। वो हबड़ा तबड़ी करोगे, अगर सोचोगे 1 घंटे में ये भी पढ़ा दो, फटाफट निपटा दो, वो निपटारे वाली क्लास होती है। मुझे नहीं लगता कि आपने पेमेंट इसलिए किया है। ठीक है, तो ये चीज तो हमें सर समझ में आ गई। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आ गया तो एग्जाम में हम कर लेंगे। अच्छा सर, आप एक काम करते हैं, एक बहुत ही बेसिक सी बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, जो कि बीच में स्नेहा मैडम ने थोड़ा सा हमारा एक सवाल पूछ के उस फ्लो को तोड़ दिया था। अब यहाँ देखो, ये होगी आपकी अर्थ। अब जरा प्लीज इस टाइम पे कोई फोकस मत बिगाड़ना, वरना फिर इसी में रह जाओगे। ये हो गया आपका, एक देखा, एक लाइन मैंने ये खींच दी। सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, जो भी काम कर रहे हो फिलहाल के लिए छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पे आप जरा इस चीज को अगर देखेंगे, तो जब आप धरती के 34 किलोमीटर अंदर गहराई पे गए, तो भाई साहब इस चीज को आपने बोल दिया कोर। 34 किलोमीटर से आप और गहराई में गए अंदर, 2700 किलोमीटर तक और गहराई में आप गए, इसको आपने बोल दिया मेंटल। 2700 से आप और गहराई में गए अंदर, 6400 किलोमीटर तक और गहराई में गए, इसको आपने बोल दिया कोर। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक सभी क्लियर है? एक सेकंड रुकिएगा, हाँ, एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड रुकिएगा। एक सेकंड रुकिएगा। मेरी वॉइस आ रही है? चलिए,
अब यहाँ पे देखेंगे जरा, ठीक है। अब देखो, ये तो चीज हमें समझ में आ गई। मत बोलो यहाँ पे आपके पेड़ लगे हुए थे बढ़िया फर्स्ट क्लास, यहाँ पे आपके घर बने हुए थे, है ना, यहाँ पे घर वगैरह बने थे। अभी जो अर्थ, अगर आप धरती के 34 किलोमीटर के अंदर तक जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरी चट्टान, रॉक्स ही रॉक्स मिलेंगे। यहाँ पूरे में आपको जो है रॉक्स ही रॉक्स मिलेंगे, चट्टानें मिलेगी, ठीक है। एक्चुअली कोर के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। मतलब कोर के अंदर आपको सिलिकन और एल्यूमिनियम बहुत देखने को मिलेगा। वही मेंटल के अंदर सीमा, सीमा मतलब ऐसा ही, मतलब यहाँ पे सिलिकन से है सिलिका, और एमए का मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम है। अब कुछ कहेंगे सर ऐसा है, हमने तो केमिस्ट्री में मैग्नीशियम का सिंबल Mg पढ़ा था, ठीक है। तो मैं बताऊंगा अपनी केमिस्ट्री जरा यहाँ मत यूज कीजिएगा, यहाँ पे एमए का मतलब मैग्नीशियम ही होता है, पहली बात, ठीक है। ओके, समझ रहे हो, समझ के बात। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो कोर है आप, ओके ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने क्रश कर देना था, बाय मिस्टेक लिख दिया कुछ, इसको भी ढिंडोरा बना देंगे कि सर ने ऐसा लिख दिया। हाँ, आइए ये क्रस्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। अब यहाँ देखो, अच्छा बन गया ढिंडोरा इसके पीछे। यहीं से मैच्योरिटी दिख जाती है। जिसने भी यहाँ पे सवाल लिखा होगा ना कि सर ने ऊपर कोर क्यों लिखा, समझ लो बहुत ही ज्यादा मैच्योर इंसान है, क्योंकि 1 घंटे की क्लास लेने के बाद उसे ये समझ में नहीं आया कि सर ने कोर ऊपर क्यों लिख दिया इसके पीछे। यहीं से मैच्योरिटी दिख जाती है। जिसने भी यहाँ पे सवाल लिखा होगा ना कि सर ने ऊपर कोर क्यों लिखा, समझ लो बहुत ही ज्यादा मैच्योर इंसान है, क्योंकि 1 घंटे की क्लास लेने के बाद उसे ये समझ में नहीं आया कि सर ने कोर ऊपर क्यों लिख दिया, ठीक है। जिसने भी सवाल पूछा होगा सीरियसली वो मैच्योर पर्सन है बहुत ज्यादा। चलो ये क्रस्ट हो गया आपका, ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक। नाउ ये जो सियाल, ये जो आपकी पूरी लेयर है, ये जो पूरी आपकी लेयर है, ठीक है जी, क्रस्ट वाली जो आपकी पूरी लेयर है, इसमें आपको सियाल देखने को मिलेगा। मतलब सिलिकन और एल्यूमिनियम ये ऐसे मिनरल्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा मात्रा में। वही मेंटल वाली जो लेयर है आपकी, इसके अंदर आपको सिलिकन और मैग्नीशियम बहुत देखने को मिलेगा। और वही जो कोर वाली आपकी लेयर है, यहाँ पे आपको नीफे, एनआई मतलब होता है निकल, एनआई मतलब होता है निकल, और एफई मतलब होता है आयरन। केमिस्ट्री में एफई मतलब हो गया आयरन, ठीक है। कोर में आपको निकल और आयरन बहुत देखने को मिलेगा। तो ये सब मिनरल्स हैं। क्रस्ट में आपको सिलिकन और एल्यूमिनियम बहुत देखने को मिलेगा, मेंटल में आपको सिलिकन और मैग्नीशियम बहुत देखने को मिलेगा, वही कोर में आपको निकल और आयरन बहुत देखने को मिलेगा। तो अब आपको एक बात बिल्कुल टिप्स हो जानी चाहिए आपकी, ये हो गया कोर, ये हो गया आपका क्रस्ट, ये हो गया आपका मेंटल, और ये हो गया आपका कोर। क्रस्ट के अंदर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। मेंटल में सर हमें सिलिका और मैग्नीशियम देखने को मिलता है, और कोर में सर हमें नाइफ देखने को मिलता है, निकल और आयरन। Fe मतलब होता है आयरन, आयरन का सिंबल है ये केमिस्ट्री में, Fe मतलब आयरन होता है। अब यहाँ पे कुछ लोग जो हैं बड़े कमेंट कर रहे हैं कि सर मैंने एनसीईआरटी में या उसमें मैंने ये पढ़ा कि क्रस्ट तो सर 35 किलोमीटर तक होती है। एक बात बताओ, इतने बड़े संसार में अगर मैं यहाँ पे 34 बोल दूं, या मैं आपको यहाँ पे मैं कहता हूँ 35 बोल दूं या 32 बोल दूं, क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? मतलब एक सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि सर एनसीईआरटी में ये दिया है यार, ये सब अप्रॉक्स में चलता है। 34 किलोमीटर तक कोई इंसान खोद के नहीं गया था अंदर, मतलब कि ये आपकी धरती हो गई। आप ये मत सोचना कि जो है आपके अंदर, ठीक है, कोई धरती मैन आपके सामने आया होगा स्पाइडरमैन की तरह, धरती मैन ऐसे घुस गया होगा धरती के अंदर, ऐसे घुस गया होगा नापने के लिए, और अपने साथ नाप के आया होगा कि हाँ 34 किलोमीटर तक ही था, इससे एक कदम ऊपर नहीं एक कदम नीचे नहीं। कोई धरती मैन नहीं आया था यहाँ, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना आप लोग कि ऐसे कोई घुस जाएगा पूरा अंदर, और अंदर घुसेगा 6400 तक, और ये बताएगा कि 6400। तो भाई ऐसा है कि इतना आपको समझना पड़ेगा कि ये सब चीजें जो हैं ये आपका अप्रॉक्स में चलती हैं, ठीक है। समझ मेरी बात, ये सब आपके क्या है, अजम्पशंस है हमारे कि हाँ, ठीक है, अप्रॉक्स में आप वैल्यू मान सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझिए आप लोग। ये देखो, ये इसे गिरिराज को देखो जरा, सर ऐसा है क्या 0 से 34 इस क्रश देन 0 टू, देखो एक बात मुझे बताओ गिरिराज, देखो ये देखो आधे तो इसी में डूब जाएंगे, इन्हें क्या पढ़ानी, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी भी जो है, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ इन्हें। मतलब कुछ बच्चों को देख के वो ये कह रहा है कि सर 0 से 34 क्रस्ट, 0 से 2700 मेंटल, वो ये कह रहा है। वो देखो ये कह रहा है, मेरे भाई मेरी बात सुन, 0 से 27 को तो मेंटल कैसे बोल सकता है? क्योंकि इस पार्ट में तो तेरा क्रस्ट भी तो आ जाएगा ना 34 तक, तो इसको मेंटल कैसे बोल सकता है? भगवान ने एक वर्ड बनाया है डिक्शनरी के अंदर, जिसको थोड़ा सा कहते हैं अंग्रेजी में कॉमन सेंस, वो लगाना भी है। ये बुद्धि जो है ना इसको घुमानी भी है, समझ रहे हो। अभी पूछ लो कि इंस्टाग्राम फेसबुक कैसे चलता है, व्हाट्सएप पे कैसे जो है क्या होता है, सब बता दोगे, क्योंकि वहां दिमाग लगाते हो अपना, यहाँ भी लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। समझ रहे हो मेरी बात? 0 से 34 वाले पार्ट को आप क्रस्ट बोलोगे, 34 27 वाले पार्ट को, इस पार्ट को आप मेंटल बोलोगे, इससे आगे आप जो जाओगे 6400 तक, इसको आप कोर बोलोगे मेरे भाई गिरिराज। समझे बात? वरना गिर जाओगे सड़क के अंदर, समझे बात गिरिराज? इतना मत गिर जाओ कि फिर दिक्कत ही हो जाए, समझे यहाँ पे बात मेरे भाई? इस बात को समझते क्यों नहीं हो यार? हाँ 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 बिल्कुल। सीमा उष्णी क्रस्ट में क्यों होती है उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, देखो अब चलो आगे चलते हैं।
वो देखो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है बेटा, डिसकंटिन्यूटी भी आएंगे। पहले एक एक चीज, मैं सीक्वेंस से चल रहा हूँ, मैंने कहीं भी सीक्वेंस बिगाड़ा आप लोग आप बताओ, है ना। एक भाई ने बोला सर पानी कहाँ होता है, फिर पानी बनाया। आराम से जरा रुको, सब कुछ चलेगा। मैंने ये बैच 3 मंथ्स का क्यों बनाया था कि मैं आपको आराम आराम से पढ़ाऊं सब कुछ, है ना। ऐसा नहीं है ना, क्योंकि अभी पता क्या है, अभी आप लोग ने इस चीज की वैल्यू को नहीं समझ रहे हो। आपको पता क्या होगा आफ्टर सम टाइम, जून जुलाई के बाद आपका पेपर आ जाएगा नवंबर में, फिर वही एक एक दो महीने के क्रैश कोर्स, वहां टीचर दौड़ेगा स्पीड में, फिर वहां बच्चे बोलते हैं विशाल सर ने ये भी छोड़ दिया, विशाल सर ने वो भी छोड़ दिया। तो मैं छोड़ता टॉपिक वहां पे हूं जहां पे मुझे पता है कि टाइम कम है। अगर मुझे पता है कि 1 महीने का क्रैश कोर्स है, उसमें आपको कैसे पूरी ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा, प्रैक्टिकली सोच के देखो। अगर मुझे पता है कि मेरे पास समय है तो मैं आपको आराम से पढ़ा सकता हूँ ना की चीजें। तो इसलिए मैं कहता हूँ आराम से बैठिए, डिसकॉन्टिन्यूटी सब कुछ आएगा सर, है ना। आप बिना सेटिस्फाई हुए वैसे नहीं जाएंगे, बस थोड़ा पेशेंस आपको रखने पड़ेंगे। चलिए, अच्छा भाई यहाँ तक क्लियर लर्नर्स, पहले बताइए एक बार, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं, थोड़ी सी बात, इस बात को आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया। हाँ, थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही करना है डिस्टर्बेंस। अब ब्लॉक होने शुरू हो जाओगे, ये बात ध्यान रखना, ब्लॉक होने शुरू हो जाओगे जिसने फालतू डिस्टर्बेंस यहाँ किया, फिर मत बोलना कि क्यों किया। कमेंट्स मैं ऑफ ही कर देता हूँ यार थोड़ी देर के लिए ना, बिकॉज कुछ है जो है इन्हें नहीं मानना है, और बाकी बच्चों का लॉस में झेल नहीं सकता। कमेंट्स ऑफ ही रहने दो यार, आज कुछ ज्यादा ही नखरे कर रहे हैं आज। ये लो, अब आपके सामने पूरा परफेक्ट डायग्राम बनेगा, और कृपया करके आप यहाँ पे ध्यान देना। ये मैंने ऐसे पूरा बना दिया आपके सामने, जी सर, ठीक है। क्यों बना रहा हूँ ऐसी बनावट है यार, आपके पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दूं मैं, आप लोग नहीं समझ रहे हो इन चीजों में ना, आपको अभी लग रहा है कि ये ऐसी है। अभी जब हम थोड़ा सा इस टॉपिक को खोलेंगे ना, मैं कह रहा हूँ आधों को चक्कर आएंगे, बता रहा हूँ, साथ में दवाई लेके बैठ जाना। इसलिए कह रहा हूँ अभी ये बेसिक अगर मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो सुन लो, उसके पीछे कुछ रीजन होता है। आईएमए में ओटी में ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? ताकि ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करो, है ना। जंग के समय में तुम्हें गोली चलानी अच्छे से आए, तभी तो ट्रेनिंग दी जाती है। ये थोड़ी एसएसबी क्लियर करके तुम्हें यूनिफॉर्म पहना देंगे। तो वही चल रहा है, यहाँ ट्रेनिंग चल रही है, ताकि जब पेपर सामने आए तो अच्छे से कर सको, फाउंडेशन तुम्हारी स्ट्रॉन्ग हो। ये ट्रेनिंग पार्ट है तुम्हारा, सीखो अच्छे से। अब यहाँ पे क्या चीज है, देखिए, ये 0 से हमारे 34 किलोमीटर तक, फिर आप 2700 तक गए, फिर आप जो है 6400 तक गए। कल ये मैप मैं बनाऊंगा भी नहीं, बस मैं अभी बना रहा हूँ। सभी को पता है कि सर ये ओशन जो है, अगर हम यहाँ पे देखें सर, ये ओशन जिस चट्टान के ऊपर टिका हुआ है, सर ये ओशन जिस चट्टान के ऊपर टिका हुआ है, इसी को विशाल सर हम ओशनिक क्रस्ट बोलते हैं। बाकी सर ये हमारी क्या है सर, सर ये हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। कल एटलीस्ट ये ड्रामा तो नहीं करोगे मेरे सामने कि हाँ मुझे ये नहीं पता वो क्या होता है। ये मेरी मेंटल है और ये मेरी कोर है। अभी मैं बता रहा हूँ ये चीज में यहाँ क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे भी एक नया रीजन है। अब यार देखो, सबसे पहली बात तो वही है कि जैसे मैंने आपको एक बात बोली थी कि सर ये अर्थ के अंदर क्या क्या होता है, ये तो आपने हमें बता दिया। धरती के अंदर क्या क्या, ये तो आपने बता दिया कि 34 करोड़ तक क्रस्ट होती है, फिर मेंटल होती है, फिर कोर होती है। लेकिन सर जानना यह है कि ये जो चैप्टर है अर्थ का इंटीरियर, यहाँ पे आप हमें क्रस्ट के बारे में बताओगे, ठीक है। यहाँ पे जो है आप मुझे, ठीक है, आपने जो है मेंटल के बारे में जान लिया कि 2700 किलोमीटर तक हमारा अंदर मेंटल है, ठीक है। देखो क्लास में एक को दौरे पड़ रहे हैं, देखो एक को दौरे पड़ रहे हैं क्लास में, देख रहे हो, ऐसा ऐसा आता है। चाहे भी टीचर कमेंट्स ऑन करना, उसका वैसे ही मन करेगा बंदी कर दे। यहाँ देखो मेंटल 2700 किलोमीटर, उसके बाद कोर 6400 किलोमीटर। चलिए ये बात तो सर आपने जान ली। अब यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है पता है सर, ये जो अर्थ का इंटीरियर चैप्टर है इसके बारे में आज बुक्स में इतना कुछ लिखा हुआ, आप भी अभी हमें सिखाओगे मेंटल काम कैसे करती है, कोर में क्या होता है, कोर कैसे काम करता है। सर ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई कैसे? कोर के अंदर क्या चल रहा है, ये कोर है। सर इस कोर के अंदर क्या चल रहा है, सर इस मेंटल के अंदर क्या चल रहा है, सर इस क्रस्ट के अंदर क्या चल रहा है, सर ये सारी जानकारी हमें पता कैसे चली? ऑब्वियस सी बात है, कोई इंसान धरती के अंदर तो घुस नहीं गया होगा। प्रैक्टिकली सोच के देखो, कोई व्यक्ति 6400 किलोमीटर तक अंदर तो गया नहीं होगा जानकारी निकालने के लिए, कैसे चल जाएगा? तो गाइस इस चीज की जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो अजम्पशन बेस्ड है, मतलब हम अलग अलग अजम्पशन लगाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। खुद से सोचना कि हाँ ऐसा हो सकता है, कुछ प्रूफ्स के साथ। हमें कुछ प्रूफ्स में यहाँ पे मिले हैं, कुछ रिसोर्सेज है हमारे पास, कुछ सोर्सेज हैं जिनके माध्यम से हम लोग अलग अलग आइडियाज लगाते हैं कि हाँ ऐसे हुआ होगा, फिर ऐसे हो गया होगा, फिर ऐसे हो गया होगा। तब हमने इस पूरी कहानी को तैयार किया है। मैंने प्रैक्टिकली सोचो कि अगर मुझे कोर के बारे में जानना है तो मुझे कोर तक जाना पड़ेगा, अगर मुझे मेंटल के बारे में जानना है मुझे मेंटल तक जाना पड़ेगा, लेकिन इतनी गहराई तक जाएगा कौन, है ना। तो सर कैसे हमने पता लगाया, मैं आपको बताता हूँ, कृपया करके यहाँ पे ध्यान देना, मैं लास्ट टाइम वॉर्न कर रहा हूँ, मजाक से बिल्कुल हटके। अगर मैंने यहाँ पे किसी बच्चे का फालतू कमेंट देख लिया, सीधा ब्लॉक, फिर ब्लेम मत करना कि सर ब्लॉक क्यों किया। पहली वॉर्न कर रहा हूँ, सीधा ब्लॉक हो जाएगा, परमानेंट ब्लॉक मारूंगा मैं यहाँ पे, समझ लो मेरी बात। आई डोंट वांट कि मैं किसी बच्चे को ब्लॉक मारूं, आप यहाँ सीखने आओ सीखिए, अननेसेसरी कमेंट्स ना कीजिए, जो पढ़ने वाले बच्चों ने डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इमेजिन करो कि यहाँ पे एक कपल खड़ा हुआ है,
यहां पे जो है कपल खड़ा हुआ है, आपस में बात चल रही है, हेलो हाय कैसे हो आप, बड़े दिन बाद मिले, वैलेंटाइन भी निकल गया। लड़के ने बोला कोई बात नहीं, बिजी था मैं, आज आया हूं मिलने। अचानक क्या होता है कि यहाँ पे देखेंगे ये कपल अपनी बातें ही कर रहे थे कि अचानक यहाँ से एक ज्वालामुखी निकलती है, और जैसे ही ये ज्वालामुखी निकलती है, समझ रहे हो, तो ये इतना प्रभाव ज्वालामुखी का होता है कि ज्वालामुखी थोड़ी सी इधर जाती है और थोड़ा सा पानी इधर बहता है। अब ये दो कपल जो है भागते हैं इस तरफ, और यहाँ पे आके बिल्कुल खड़े हो जाते हैं पेड़ के किनारे, यहाँ छुप जाते हैं, पेड़ किनारे आके छुप जाते हैं। हाँ, यही तो एग्जाम्पल बढ़िया है ना, जिससे इंटरेस्ट आ जाए। एग्जाम्पल भी ऐसे चाहिए इंटरेस्टिंग वाले ना। चलिए अब यहाँ देखो, अब हुआ क्या कि धरती एकदम से फटी, धरती एकदम से फटी, ज्वालामुखी निकली। ज्वालामुखी मतलब वॉल्केनो, है ना। अब जब ये ज्वालामुखी फटी तो पानी की तरह, आग जो है वो पानी की तरह बह रहा है, आग जो है वो पानी की तरह बह रही है। ज्वालामुखी फटी, हमने देखा ना कैसा आग, मतलब जो पानी बह रहा होता है वो आग जैसा होता है, पूरा पूरा आग वाला पानी बह रहा होता है, जिसको आप लावा बोलते हो, लावा, है ना। तो ज्वालामुखी एकदम से फटी और ये लावा ऐसे बह रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, धरती के बाहर निकलने के बाद इस तरफ भी बह रहा है लावा, और लावा इस तरफ भी बह रहा है। अब ये कपल जो है पेड़ के इस तरफ आगे देखने में क्या हो गया, अचानक से हमारी जो बढ़िया बातचीत चल रही थी एकदम से ज्वालामुखी फट गई। तो यहां से आप प्रैक्टिकली सोचो क्या आइडिया इनके दिमाग में आया होगा। भाई पहला आइडिया जो इनके दिमाग में आया होगा वो ये आया होगा कि भाई धरती के अंदर ये तो कंफर्म है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ये तो कंफर्म है कि धरती के अंदर तापमान बहुत ज्यादा है। क्यों? अभी जो लावा है ये ठंडा तो होगा नहीं, एकदम उबला हुआ गर्म। अब अगर धरती के अंदर से गर्म लावा बाहर निकल रहा है तो इट मींस धरती के अंदर टेम्परेचर ज्यादा ही होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने लॉजिक लगा लगा के, अजम्पशन लगा लगा के, इन चीजों को देख देख के हमने इस पूरे चैप्टर की इंफॉर्मेशन तैयार करी है और बुक्स में छाप दी है। अगर मुझे पता कि धरती के अंदर से कोई ज्वालामुखी फट रही है, बाहर गरम लावा निकल रहा है, पूरा ये लावा बह रहा है ऐसे ऐसे, और ये बहुत बहुत गर्म है, तो इसका मतलब धरती के अंदर तापमान ज्यादा होगा। अगली बात क्या देखी सर हमने यहां से, अगली बात हमने देखी कि भैया ये ज्वालामुखी इसी एरिया में क्यों फट रही है, मेरे घर के नीचे से क्यों नहीं निकल गया वॉल्केनो आज तक। जहां हमारे घर है, कभी तुम भी सोचो, तुम सबके घर है ना, अपने आप को ले लो, कभी तुम्हारे घर के अंदर से ज्वालामुखी निकली क्या? जहां तुम्हारा घर है वहां पे क्यों नहीं ज्वालामुखी फट गई? ये ज्वालामुखी ऐसे रीजन में क्यों फट रही है, मतलब ये भी तय है कि किस रीजन से ज्वालामुखी निकलेगी, कहां से नहीं निकलेगी, ये भी हम पढ़ेंगे अभी। मतलब यहां से हमारे बड़े बड़े जो महान लोग हैं, बड़े बड़े जो महान ज्योग्राफिस्ट हम लोगों ने अब आइडियाज लगाने शुरू कर दिए हैं कि या ज्वालामुखी धरती में कहीं से भी निकल जाएगी, या कुछ स्पेसिफिक रीजन होता है कि जहां से ज्वालामुखी निकलने के चांस रहते हैं, वो भी हम यहां से चलेंगे। वॉल्केनो के बारे में आपको यहीं से पता चला धरती के अंदर से कि हाँ ज्वालामुखी नाम की भी कोई चीज होती है। इसके अलावा आपने ये चीज देखी कि जब ये ज्वालामुखी फटी, अंदर जो मैग्मा था वो बाहर निकला, वो मैग्मा पानी की तरह बह रहा है। देखो इस धरती के अंदर जो चीज है, इस अंदर मैं आपको पहले यहां पे एक चीज और बता दूं। मान लो ये धरती है, ये धरती होगी, ये आपका लैंड हो गया। इस लैंड के अंदर जो पत्थर है, इस धरती के अंदर जो पत्थर है, इन पत्थर का जो लिक्विड है, इस लैंड के अंदर जो पत्थर है, ये पत्थर इतने गर्म हो जाते हैं कि गर्म होकर पिघल जाते हैं, मेल्ट होकर बिल्कुल पानी हो जाते हैं। धरती के अंदर पत्थर गर्म होकर पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। धरती के अंदर इन पत्थरों का जो पिघल के लिक्विड बनना है उसे आप बोलोगे मैग्मा। और जब यही मैग्मा धरती के बाहर आता है तो आप इस मैग्मा को लावा बोलते हो। मतलब धरती के बाहर मैग्मा को लावा कहेंगे, लावा को धरती के अंदर आप मैग्मा बोलोगे। ये मैग्मा है क्या? ये पत्थरों को, पत्थर जब पिघल जाते हैं, पत्थर जब मेल्ट हो जाता है तो जो लिक्विड बनता है वही मैग्मा है आपका। ये मैग्मा जब धरती से बाहर आएगा तो आप इसको लावा बोलोगे। अब इमेजिन करो कि आपकी धरती है, यहाँ बढ़िया आपके फर्स्ट क्लास पेड़ उगे हुए, ये आपके घर बने हुए, और जस्ट इमेजिन कि यहाँ से मैग्मा जो है ऐसे बाहर निकल रहा है, ये मैग्मा जो है ऐसे बाहर निकल रहा है। अभी मैग्मा बाहर आते ही वैसे बह रहा है, मैग्मा जैसे धरती से बाहर आएगा आप इसको क्या बोलोगे? लावा। अब कुछ समय बाद ये लावा ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद ये जम गया, और जम के ये बन गया एक पत्थर, रॉक। तो इस पूरी कहानी में इस कपल ने क्या ऑब्जर्व किया, जो दो कपल यहाँ पे खड़े हुए थे, कि भाई धरती के अंदर कुछ ना कुछ तो चीज है। धरती के अंदर से वॉल्केनो निकल रहा है, गर्म लावा निकल रहा है, मतलब अंदर तापमान बहुत ज्यादा है, और धरती के अंदर से जो मैग्मा बाहर निकल रहा है, बाहर निकल के वो लावा की तरह बह रहा है, फिर वो ठंडा होकर जम जा रहा है, तब वो एक रॉक बन जा रहा है। तो रॉक की पूरी कहानी भी अर्थ के इंटीरियर से ही जुड़ी है, अर्थ के अंदर से ही चीजें बाहर निकल रही हैं और जमने के बाद रॉक बन जा रही है। तो रॉक बनने के पीछे भी अर्थ का इंटीरियर ही जिम्मेदार है। तो ये सारी कहानी हम लोगों ने इस तरीके से खुद से लॉजिक लगा के, आइडियाज लगा के निकाली है। अब बताइए क्या आपको यहां तक कहानी समझ में आ रही है? अब बताओ, क्या आपको लगता है मैं किसी भी पॉइंट पे बहुत तेजी से भागा? खुद बताइए, आपको लगता है कि मैं किसी भी पॉइंट पे बहुत तेजी से भागा? मैं एक एक चीज आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए ताकि आप समझ पाए। ठीक है, क्योंकि यार देखो आप इस बात को समझो गाइस, आप लोग कहीं साइंस वाले होते हैं, कहीं आर्ट्स कॉमर्स वाले होते हैं,
स्कूल टाइम पे हम लोगों ने 9th 10th में 11th में हमें साइंस और कुल मिला के आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई कि अलग अलग जो हमारे ज्योग्राफिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग अजम्पशन लगाए कि हाँ ऐसा हुआ होगा वैसा होगा। अब इतनी बातें जानने के बाद क्या आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको लगता है कि कोई धरती के अंदर गया होगा 650 किलोमीटर? लगता आपको? नहीं। इस पूरी कहानी से क्या आपको एक बात समझ में आती है? इस पूरी कहानी से क्या आपको एक बात समझ में आती है कि धरती, ये जो कपल वाली मैंने पूरी स्टोरी आपको सुनाई कि कपल लावा को देख के भाग गया, क्या इस पूरी कहानी से आपको एक चीज ये समझ में आती है कि अर्थ के अंदर तापमान बहुत ज्यादा है? अर्थ का जो इंटीरियर है, अर्थ का जो इंटीरियर है, यहां पे तापमान यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। पहले मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा सर एक बात बताओ, हमें ये समझ में आ गया कि अर्थ के अंदर तापमान बहुत ज्यादा है, अर्थ का जो इंटीरियर बहुत गर्म है। ये कैसे गर्म है? क्योंकि बाहर क्या निकला? लावा। लावा बहुत गर्म था, तो अंदर से ज्वालामुखी निकली वो बहुत गर्म थी, तो उससे हम कह सकते हैं कि अंदर से अगर गर्म चीज बाहर आ रही है मतलब अंदर तापमान ज्यादा है। अगर अंदर से गर्म चीज बाहर आ रही है मतलब अंदर तापमान ज्यादा है। अब यहाँ पे एक फैक्ट, आप फैक्ट के रूप में इसको ध्यान रख सकते हो, एक इंपॉर्टेंट नोट बना के से लिख लो, ठीक है, कि हर 32 मीटर नीचे जाने पर, धरती के हर 32 मीटर नीचे जाने पे, मतलब आप अगर धरती के अंदर हर 32 मीटर गहराई पे जाओगे, 32 मीटर गहराई पे जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है। इसको लिख लो, कॉपी में काम आएगा ये, ठीक है, लिख लिया। मतलब अगर आप धरती के 32 मीटर अंदर जा रहे हो, जैसे कि आप मान लो ये आपकी क्रस्ट हो गई, यहां ध्यान दो, दिस इज योर क्रस्ट, ये क्या हो गई? क्रस्ट हो गई। यहां से लेके यहां तक मैं कहता हूं आपकी क्रस्ट हो गई, सॉरी 34 किलोमीटर तक आपकी क्या हो गई? क्रस्ट हो गई। यहां पे आपने यहां से अंदर घुसना शुरू किया, आप यहां पे घुसे 32 मीटर अंदर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया, फिर आप 32 मीटर और अंदर गए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और बढ़ गया, मतलब हर 32 मीटर गहराई पे जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है। समझे बात? क्लियर हुई यहां तक कहानी? इज दैट क्लियर? तो प्रैक्टिकली सोच के देखो कि ये पूरी आपकी अर्थ है। जस्ट इमेजिन, अगर आप लोग यहाँ पे एक डायग्राम से और समझो कि अगर मैं आपसे बोलूं, ये लो इसी डायग्राम को खोल लो, अलग से बनाने की नीड भी नहीं है, ये रहा। अगर मैं यहाँ पे कहूं आपसे कि जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए, अगर मैं आप लोगों से एक बहुत ही यहाँ बेसिक सी बात बोलूं कि अगर हर 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, सोचो 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ रहा है। 34 किलोमीटर तक तो आपको खैर ज्यादा कुछ इतना फर्क देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये सोचो जब आप 6400 किलोमीटर तक अंदर चले जाओगे तो यहां पे क्या हालत हो रही होगी, टेम्परेचर यहां पे किस लेवल का होगा। जस्ट इमेजिन, जस्ट ओनली यू शुड इमेजिन गाइस कि हाँ क्या हालत होगी यहां पे। मान सकते हो? तो अब ये सारी चीजें हमें, अब मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, मतलब जितना आप अंदर जाओगे उतना तापमान बढ़ता जाएगा ना। हर 32 मीटर गहराई पे जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है, तो सोचो 6400 किलोमीटर जाने पे तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा भाई। तो अब क्या है, ये सब चीजें हमें अब पढ़नी है बाय कॉन्सेप्ट। पहले क्रस्ट को उठाएंगे, यहां पे क्या एक्टिविटी हो रही उसको जानेंगे, मेंटल को उठाएंगे, यहां पे क्या एक्टिविटी हो रही उसको जानेंगे, फिर कोर को उठाएंगे, यहां पे क्या एक्टिविटी हो रही उसको जानेंगे, फिर यहीं पे बात करेंगे डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है, और उसके बाद इन तीनों को आपस में लिंक करके टॉपिक को कवर करेंगे। जब धरती के अंदर का जान जाओगे पूरा, तो ये धरती आपकी, देखो मेरा व्हाइट मार्कर देखो, ये धरती है पूरी। जब धरती के अंदर का जान जाओगे तो फिर ऊपर उड़ेंगे हवा में और बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। जब एटमॉस्फेयर पढ़ लोगे तो आपको हवा भी पता चल जाएगी कैसे, अब हवा किस डायरेक्शन में मूव होती है, हवा के टाइप्स। फिर आप समुद्र में जाओगे और समुद्र को पढ़ोगे, ओशनोग्राफी। उसके बाद आपकी काफी हद तक फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, देन विल स्टार्ट इंडियन ज्योग्राफी, देन विल स्टार्ट वर्ल्ड ज्योग्राफी, देन विल स्टार्ट ह्यूमन ज्योग्राफी, और इस तरीके से आपकी ज्योग्राफी का अंत होगा। बट इट विल टेक टाइम एंड दिस सब्जेक्ट ओनली वांट वन थिंग,